राहुल गांधी के जो 4-5 वादे हैं संजय जी, महिलाओं के लिए अलाउंस है, बेरोजगारों के लिए अलाउंस है, फ्री बिजली है, इसमें क्या आप हाल के चुनाव में जो हर पार्टी में एक होड़ लगी है, फ्री 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 फ्री, क्या उसी ट्रेंड को आगे बढ़ाने की एक कोशिश है राहुल गांधी की? और क्या चुनाव में वाकई संजय जी इसका असर पड़ रहा है क्या? मुझे लगता है कि जिस बात का आपने पहले जिक्र किया कि ट्रेंड वही है क्या, बिल्कुल ट्रेंड तो वही है। क्योंकि कई चुनाव में देखें कि अगर आप सारी पार्टियां जो हैं आजकल ये एक तरह से वादे कर रही हैं, तो अब सवाल दूसरा ये, क्या इसका फायदा होता है या नहीं पार्टियों को? निश्चित रूप से फायदा दिखाई पड़ता है। अगर ऐसा फायदा नहीं होता तो ये पार्टियां ऐसे वादे नहीं करती। अगर वादों को देखें कि किन सेक्शंस को लुभाने की कोशिश की जा रही है। पहले अगर विमेन वोटर की बात करें, और हमें पता है कि विमेन वोटर आजकल कितना बढ़ चढ़कर चुनाव में वोट करती हैं, तो विमेन वोटर के लिए वादे किए जा रहे हैं। युवाओं की बात हो रही है, युवाओं की तादाद अभी हाल ही में यह बताया जा रहा है कि भाई हमारे देश का पॉपुलेशन चाइना से भी आगे निकल गया है। इसका मतलब है कि युवा मतदाताओं की तादाद देश में बढ़ रही है, और युवाओं का जिस तरह से हिस्सेदारी हो रही है देश के चुनाव में, उससे भी ये पता चल उसे देखते हुए भी मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जो वादे किए हैं कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, बेरोजगार हैं, तो आपको, अगर हम सरकार में आए, यानी कांग्रेस पार्टी सरकार में आई, तो आपको हमारे वादे हैं, हम आपको 3,000 रुपया महीना देंगे। अगर आप बेरोजगार हैं तो साल भर में आपको ये सहायता दी जाएगी। तो आप देखें कि जो सेक्शंस ऑफ वोटर्स किसको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, विमेन को, युवाओं को, और अगर इन दोनों को मिला दें तो एक देश की बड़ी, कर्नाटक के वोटरों में इनकी बड़ी तादाद है। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि इन वादों का असर पड़ता है इन वोटरों के मन में, कहीं ज्यादा कहीं कम। अगर पार्टी जीतती भी दिखाई पड़ती है या कम से कम कंपटीशन में दिखाई पड़ती है तो लोगों को ज्यादा भरोसा होता है। लेकिन अगर पार्टी बहुत कमजोर होती है और वो कितनी भी वादे करते रहे, शायद उन वादों का लोगों पर असर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कर्नाटक के चुनाव को देखें तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी चुनावी टक्कर में है, मजबूती से चुनाव लड़ रही है। ऐसी स्थिति में इन सब चीजों का कांग्रेस को फायदा होने की गुंजाइश दिखाई पड़ती है। हाँ, मेरा सवाल यही था, आपने पहले ही जवाब दे दिया, लेकिन मैं फिर से पूछ रहा हूं और उसमें एक सवाल ऐड कर दूंगा मैं। आपने कहा कि जहां पार्टी लड़ती हुई दिखाई देती है वहां उसके वादों पर लोगों को यकीन हो जाता है। राहुल गांधी ने 2019 में न्याय का वादा किया था, न्याय स्कीम का। 2019 के लोकसभा चुनाव में किसी को यकीन नहीं हुआ था और कांग्रेस 50-52 पे अटक गई थी। बिल्कुल। कर्नाटक के चुनाव में और राज्यों में, क्या आपको लगता है कि राज्यों के चुनाव में राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की क्रेडिबिलिटी जनता में जब वो वादे करती है ज्यादा है, और इसीलिए वो राज्यों में ये वादे कर रहे हैं? और आपको लगता है कि अगर ये राज्यों में वादे चल जाते हैं, जैसे हिमाचल में भी कुछ वादे चले थे, क्या राहुल गांधी और कांग्रेस के जो थिंक टैंक के लोग हैं वो 2024 के चुनाव के लिए इन्हीं वादों के आधार पर रिजल्ट देखते हुए असेंबली इलेक्शंस का अपना एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे होंगे क्या? नहीं, मानक मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई अंतर दिखाई पड़ता है कि अगर कांग्रेस पार्टी लोकसभा के चुनाव में वादे करती है तो उस पर भरोसा कम होता है, राज्यों के चुनाव पर में वादे करती है तो उस पर भरोसा ज्यादा होता है। आपने हिमाचल के चुनाव की चर्चा की। मुझे लगता है राज्य और लोकसभा के चुनाव में खासा अंतर यह है कि, और कांग्रेस के मद्देनजर अगर हम बात करें, अगर लोकल मुद्दों पर चुनाव होता है, जिसको हम कहते हैं रियल मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, तो, और कई राज्यों में बीजेपी का शासन है, अगर रियल मुद्दों पर चुनाव जब होता है तो कांग्रेस को फायदा होता हुआ दिखाई पड़ता है। अभी हाल ही में हिमाचल के चुनाव में उनकी जीत हुई, और अगर आप देखें तो हिमाचल के चुनाव में लोकल मुद्दे छाए हुए थे। जैसे ही चुनाव, अगर वो कर्नाटक का भी चुनाव है, अगर लोकल मुद्दों से हटके अगर राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव बढ़ने लगेगा तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए संकट होगी। तो चाहे वो राष्ट्र का चुनाव हो, चाहे राज्य का चुनाव हो, वादों से पे निर्भर नहीं हो रहा है। वादों, ऐसा नहीं है कि जो वादे किए जा रहे हैं वो राज्य के चुनाव में लोग कम उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि खास बात यह है कि अगर लोकल मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, जिसके कारण कांग्रेस मजबूती से मैदान में डटी हुई दिखाई पड़ती है, इस कारण लोगों को उनके वादों पर भी भरोसा हो रहा है, उनके नेता जो भाषण दे रहे हैं वो भी अट्रैक्टिव लगते हैं। और जैसे ही अगर पार्टी बिल्कुल कंपटीशन में नहीं है तो चाहे आप वादे कर लें और चाहे आप
बड़े नेताओं को उतार दे मैदान में, किसी चीजों पर जनता का भरोसा नहीं होता। ठीक है। और ये मुस्लिम रिजर्वेशन वाला इशू, 16% मुसलमान है कर्नाटक में, संजय जी लगता है आपको ये बड़ा मुद्दा बन सकता है? क्योंकि बीजेपी का ये तो एक नेशनल इशू है, ये राष्ट्रीय मुद्दा बीजेपी इसे बनाती है। अमित शाह ने तो ऐलान भी कर दिया तेलंगाना में आएंगे, वहां भी खत्म कर देंगे। कर्नाटक चुनाव में ये बड़ा इशू बन सकता है क्या? नहीं, बड़ा इशू तो नहीं, लेकिन इशू तो जरूर है, क्योंकि बीजेपी कोशिश करेगी कि इस मुद्दे को जनता के सामने लेकर के आए। कई ऐसे कंस्टिट्यूएंसी है जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की तादाद है, तो जो आप उसको ध्रुवीकरण कर लें, कहें कि पॉजिटिव पोलराइजेशन, हिंदुओं को पोलराइज अपनी ओर करना, तो कई चुनाव में ऐसा देखने को मिला है हमें पिछले, अगर हम 4, 5, 7, 10 साल में को देखें, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, राज्यों का चुनाव हो, कि धर्म का एक एंगल रहता है रिलीजियस लाइन पे लोगों को मोबिलाइज करने के लिए। अब बांटना तो शायद मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मोबिलाइज करने की कोशिश की जाती है। बीजेपी हिंदुओं को मोबिलाइज करने की कोशिश करती है, तो जो दूसरी पार्टियां हैं जिनको पिछले कई चुनाव से माइनॉरिटीज का, मुस्लिम मतदाताओं का वोट मिलता रहा है, वो ये कोशिश करते हैं कि उन्हें, उनकी अपील ऐसी होती है कि माइनॉरिटीज का वोट उनकी तरफ जाए। तो ये कर्नाटक में भी होगा, इसकी पूरी पूरी संभावना हमें दिखाई पड़ती है। ओके। और कर्नाटक पर अब जब आप बैठे हैं तो आपका मैं असेसमेंट जरूर चाहूंगा, अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है। संजय जी, आपको लग रहा है कि टफ फाइट है, या आपका कोई अभी कोई भविष्यवाणी, कुछ आपका टेक है इस पर, कौन आगे है? नहीं, भविष्यवाणी की कोई बात ही नहीं है। मुझे लगता है कि चुनाव लड़ रही है दोनों पार्टियां, बल्कि तीनों पार्टियां। अगर हम पहले जेडीएस की बात करें तो मुझे लगता है जेडीएस अगर पिछले कई चुनावों को देखें तो उन्हें 16 से 20% के वोट के आसपास वोट मिलता रहा है, तकरीबन 25 से 40 सीटों के वो जीतते रहे। तो बहुत अंतर मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। जेडीएस की स्थिति में बहुत कोई मतलब चढ़ाव या गिरावट कोई दिखाई नहीं पड़ रही है। जेडीएस हो सकता है कि ये कोई 26-27 सीट वाली पार्टी हो जाए। मतलब मैं सीटों को तो एक उदाहरण के तौर पे पेश कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं जेडीएस अपना दबदबा अपने इलाके में, सदर्न कर्नाटक में बनाए हुए है। अब रही बात रियल मुकाबला किसके बीच में, रियल मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। और मैं कांग्रेस इसी के लिए पहले उसका कांग्रेस का नाम इसी के लिए ले रहा हूं। मुझे लगता है आज कांग्रेस की स्थिति बीजेपी की स्थिति से ज्यादा मजबूत है। बीजेपी का वहां 5 साल से शासन रहा है। राजकाज के बारे में, सरकार के बारे में लोगों की कोई बहुत पॉजिटिव राय नहीं है। तो चुनाव तो लड़ रही है बीजेपी, और जो भगदड़ मचा हुआ है उससे भी एक माहौल बनता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिफेक्टर्स के कारण जो पार्टी हारी जाती है, या जिस पार्टी में डिफेक्टर्स जाते हैं उसकी जीत ही होती है। ऐसे कई उदाहरण है कि पार्टी छोड़कर लोग आते हैं लेकिन उस पार्टी की जीत नहीं होती है। लेकिन माहौल एक बनता है, और माहौल बहुत साफ मुझे दिखाई पड़ता है कर्नाटक में। माहौल कांग्रेस के पक्ष में आज दिखाई पड़ रहा है। ओके।